नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज कम टू सेक्शन 26, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए P for प्रीलिम्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। एंड डोंट फॉरगेट दिस, अलोंग विद सेक्शन 26 के साथ आप ऑर्डर 4 भी पढ़ोगे ही पढ़ोगे। प्लीज कम टू द बेसिक लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 26. Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. And please see this, क्या कह रहे हैं ये, this is, हाँ जी, पहली बात, if you want to institute a suit, suppose for example मैडम अदिशा है, she wants to file a suit, उनको एक सूट फाइल करना है। नाउ सूट फाइल होगा कैसे, सूट हम किसे कहेंगे, फाइलिंग ऑफ सूट किसको कहा जाए, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किसे कहा जाए, कि हमने अगर हिंदी में बोलूं तो मैं, अगर मुझे कोई वाद संस्थापित करना हो, इंस्टीट्यूट करना हो, तो मैं कैसे करूंगा, उसकी बात आपको जाकर मिलती है सेक्शन 26 में। बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन 26 रट लीजिए कि किस तरीके से आप सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। What is the mandate? Every suit shall be instituted by the presentation of the plaint. कैसे कर सकते हैं हम, कि आपको प्लेंट प्रेजेंट करनी पड़ेगी। आपको प्लेंट को हिंदी में बोलते हैं वाद पत्र प्रस्तुत करके एक सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, P for प्रीलिम्स लगा लीजिए यहां पर ही। और दूसरा तरीका क्या है, और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इफ देयर इज एनी अदर special manner prescribed somewhere, then suit can also be instituted in that way. तो this is what section 26 clause 1। लेकिन ये अधूरा ज्ञान है, आपको इसके साथ में पढ़ना चाहिए order 4। प्लीज गो टू योर बैरेक्ट, order 4 rule 1, it says what, every suit shall be instituted, same language, by presenting a plaint। सिर्फ इतनी सी बात है, इन डुप्लीकेट लिख लीजिए, इन डुप्लीकेट, समझे। सो बेसिकली ये हुआ कंप्लीट लॉ कि यू शुड फाइल द प्लेंट इन डुप्लीकेट, मतलब उसकी विद कॉपीज, उसको डबल कॉपी जाएगी उसमें। तो यहीं से छोटी सी बात है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लेंट को इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहां से गवर्न होता है, सेक्शन 26 लिखना क्वेश्चन। सूट कैन द प्रोविजन फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सूट आर गिवन, इज ऑब्लिक आर गिवन, ऑप्शन ए।
सेक्शन 26 बी order for rule 1 and option C section 26 read with order for rule 1, option D order 6 rule 13. तो आंसर इज सी, वेरी गुड। अब बताइए सेकंड प्रश्न, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय द एफिडेविट। बस इतनी सी बात है, एफिडेविट से प्रूव करेंगे उसको। आप एफिडेविट लगाना पड़ेगा साथ में आपको उसके 26 के साथ में। इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। और यहां लिख लीजिए भैया, ये जो दिस है, ये जो सेक्शन 2 है, ये दिस वाज पी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए। इट वाज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट 99 के अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। यहां से पी फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड इट केम इनटू डेट ऑफ अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनफोर्समेंट 1/7/2002। मैं आपको एक क्वेश्चन आएंगे, फिर आप याद करेंगे मुझे। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, बस द प्रोविजन फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज अंडर सेक्शन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 सीपीसी फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे, बस इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करना। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स 26, वही है सेक्शन 26 सीपीसी एंड एवरी प्लेंट फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। सो एफिडेविट को ध्यान रखिए, सेक्शन 26 को ध्यान रखिए बस। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। कहां रह गई कोई कमी बताइए, हो गया काम। तो इस तरीके से आपका सेक्शन 26 ओवर। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से पढ़ लीजिए, आपका कल्याणम बस्ती है। अब देखिए नाउ सेक्शन 27 वेरी इंपॉर्टेंट, 27 to 32। ये पूरा का पूरा 27, 28, 29, 30, 31, 32 6 सेक्शंस हो गए। ये 6 सेक्शंस हैं, इनको आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, एक साथ पढ़ना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए। मेंस में यहां से आने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। समझ लीजिए क्या है, देखिए सम्मन्स टू डिफेंडेंट्स, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपका यहीं से आएगा। सेक्शन 27 डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद द सम्मन्स। लिखिए क्वेश्चन फटाफट कैसे आएगा। सेक्शन 27 डील्स विद, ऑप्शन ए सम्मन्स टू द डिफेंडेंट, ऑप्शन बी सम्मन्स टू द विटनेसेस, ऑप्शन सी, देखिए इतना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल हो सकता है। ऑप्शन ए में यही लाइन सम्मन्स टू डिफेंडेंट, ऑप्शन बी में सम्मन्स टू विटनेसेस कर दीजिए, ऑप्शन सी कर दीजिए सम्मन्स टू डिफेंडेंट एंड विटनेसेस बोथ कर दीजिए, एंड ऑप्शन डी सम्मन्स टू द डिफेंडेंट, विटनेसेस एंड एनी अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। अब बना लीजिए क्वेश्चन क्या बनेगा। आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए, बिकॉज हमें हेडिंग को भी ध्यान रखना है। इट इज डीलिंग विद व्हाट, सम्मन्स टू द डिफेंडेंट। तो बहुत छोटी सी बातें देखिए, लेकिन छोटी छोटी बूंद बूंद बातें ही आपको, आप बूंद बूंद कहते हैं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मैंने कई बार देखा है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो हमें लगता है कि हमने पढ़ा तो था, वी हैव रेड इट, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस तरीके से नहीं पढ़ा बस। तो तरीका इंपॉर्टेंट है ना, है ना गाना वो, जब इसी बात को जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता, इसी सेक्शन को जरा दूसरे तरीके से पढ़ा होता तो अच्छा होता। तो हेडिंग पे ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन पी फॉर प्रीलिम्स लगा रहा हूं यहां पर, ये सम्मन्स टू डिफेंडेंट। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसी में देखिए डायरेक्ट लैंग्वेज पे जाइए। वेयर ए सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, वेयर ए सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, और ड्यूली इंस्टीट्यूटेड के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑर्डर 4 रूल 1 सब क्लॉज 3। ठीक है, उसको मैं क्योंकि वो भी यहां पढ़ा नहीं रहा हूं तो उस पर बस लिख लीजिए केवल आपके।
इतनी बात पर ध्यान रखिए, वेयर ए सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, जब एक सूट सम्यक रूप से संस्थित किया गया है ना, किया जा चुका है, जब कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है। अब देखिए है क्या ये, यहां पर अब थोड़ा सा झटका लगा देते हैं, दिस इज द वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर इफ वी आर गोइंग टू हियर समवन अगेंस्ट समवन, then it is the requirement of the principles of natural justice that other party against whom a proceeding is proposed that should be heard। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई हम लोग आरंभ कर रहे हैं, उस व्यक्ति को भी सुना जाना चाहिए। अब उसको how will he come to know about this, whether any suit has been instituted against him, and that is the mechanism through the issuing of summons। तो summons are issued to call someone। This is the process of the court through which courts call someone to be present before it or to produce before it, है ना, कुछ खुद को प्रस्तुत होने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, whatever may be the purpose, बस summon जो है, that is what a process issued by the court to require the attendance of someone। ये तो सम्मन हुआ। जैसे मान लीजिए अधीक्षा मैडम ने सूट फाइल किया अगेंस्ट सुष्मिता दास के विरुद्ध। नाउ सुष्मिता दास को पता कैसे चलेगा, हाउ विल शी कम टू नो दैट ए सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हर, देन दिस इज द प्रोसेस ऑफ सम्मन। सेक्शन 27 सेज व्हाट, कि वेयर ए सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। ध्यान रखना, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट suit must be duly instituted, number 1 requirement। then summons may be issued to the defendant के लिए summons issue हो सकते हैं। क्यों होंगे, that is more important। go to this, बहुत टेक्निकल होकर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। नंबर 1 to appear, point 1 and answer the claim, number 2 answer the claim, number 2। तो आप प्रस्तुत किस लिए होंगे, यहां पर डिफेंडेंट की प्रस्तुत होगा, टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम। दो बातें हो गई। सो दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। नहीं समझ में आ रही बात आप लोगों को, देखिए पहली रिक्वायरमेंट, सूट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, देन व्हाट विल हैपन, समन्स विल बी इश्यूड टू हुम, डिफेंडेंट। क्यों, प्लीज भाई साहब अपियर होइए, एंड अपियर हो क्या करना है आपको, एंड आंसर द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने जो दावा आप पर किया है उसका जवाब दीजिए। तो दो बातें हैं, दोनों बातों को बहुत टेक्निकली रट लीजिए। सेक्शन 27 मस्ट बी रेड बाय यू, मस्ट बी अंडरस्टूड एंड देन लर्न क्रैम वर्बेटम घोटली छोटा सा तो है, कर लेंगे ना। नेक्स्ट, एंड मे बी सर्व्ड, प्लीज सी दिस, एंड मे बी सर्व्ड इन दी मैनर प्रिस्क्राइब्ड। और ये मैनर कहां प्रिस्क्राइब्ड है, ऑर्डर 5th में, ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 days, दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, मे बी सर्व्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑन सच डेट। देखिए क्या गया, इसको बहुत अच्छे ध्यान रखिए। ये 30 days की जो लिमिटेशन दी है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं हिंदी पढ़ता हूं आपके लिए, एक बार देखिए। जहां कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है, वहां उपसंजात होने, देखो अपियर होने के लिए, टू अपियर मतलब उपसंजात, ये ट्रांसलेशन में काम आएगी वर्डिंग आपके लिए। उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए सम्मन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा और उसकी तामील विहित रीति से की जा सकेगी, और उसकी तामील से ऐसे दिन को जो वाद के संस्थापन की तारीख से 30 दिन के बाद करना हो, विहित रीति से की जा सकेगी। देखिए क्या है, जो 30 days की काउंटिंग आप करेंगे, मे बी सर्व्ड, देखिए may be served on this to appear on such day not beyond 30 days। ये ध्यान रखना, कितने दिन की लिमिटेशन मिलती है, जब नेक्स्ट तारीख ऑफ मिलेगी उसको अपियर होने की, टू कितने दिन की मिलनी चाहिए, 30 days
फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। कर लेंगे आप लोग। तो ये 30 डेज को मत भूलिएगा। यहां से देखिए इसमें एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, मैं एक लाइन गलत भूल गया। इसको ऐसे याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट स्टेप प्लीज सी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट ये होगा पहला स्टेप आपका। ठीक, सपोज दिस इज ऑन 1 Feb 2021, 1 फरवरी 2021 को ये आपने सूट प्रेजेंट कर दिया, यानी कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4 रूल 1। सेकंड स्टेप ऑर्डर 7 लिख लीजिए। ऑर्डर 7 रूल 9। ऑर्डर 7 रूल 9। यहां पे कंफ्यूजन होता है कई बार। नाउ कोर्ट C4 कोर्ट will direct plaintiff, P for plaintiff, will direct the plaintiff for what? Number 1, copies of plaint on plain paper within 7 days plus fee for सर्विस ऑफ समन्स। आप इसको कैसे याद करिए। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या हुआ, कोर्ट ने क्या किया, सॉरी आपने प्रेजेंट की प्लेंट, ये आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया नंबर 1। नाउ द कोर्ट कम्स टू पहला स्टेप आपने क्या किया, यू प्रेजेंटेड योर प्लेंट। नाउ सपोज द suit is duly instituted, it means you have complied with all the provisions regarding the institution of the suit। सूट को इंस्टीट्यूट करने के जितने भी नियम हैं वो सब आपने कंप्लीट कर दिए, पूरे कर दिए। देन कोर्ट विल कम टू द कंक्लूजन दैट नाउ द समन्स शुड बी इश्यूड टू द डिफेंडेंट। ये हुआ सेकंड स्टेप। नाउ इसमें क्या खास बात है, नाउ समवेयर इट मे बी वन डिफेंडेंट and in some cases it may be more than one defendant। कुछ वादों में एक प्रतिवादी हो सकता है और कुछ वादों में एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो सभी प्रतिवादियों को प्लेंट की कॉपी जाएगी, सही है। तो कोर्ट जो है डायरेक्ट करती है, ये ऑर्डर 7 रूल 9 का मैंडेट है, डायरेक्ट करती है प्लेंटिफ को कि आप कॉपीज प्रोवाइड करेंगे। कितनी कॉपीज, एज मैनी कॉपीज एज आर दी डिफेंडेंट। जितने डिफेंडेंट हैं उतनी कॉपी आप देंगे। और कितने दिन के अंदर देंगे, विद इन 7 डेज देंगे, और क्या देंगे, और देंगे आप फीस फॉर सर्विस ऑफ द सम्मन्स। जो सम्मन्स को सर्विस कराने में जो खर्च आएगा उसकी आप फीस देंगे। ये हुआ आपका सेकंड। अब थर्ड नंबर पर आ जाइए। अब थर्ड नंबर पर आएगा सर्विस का मामला आएगा, सर्विस ऑफ द सम्मन्स। लिख लीजिए। Then comes the section 27. It is dealing with what? Time of service. It is dealing with the time of service, and it is saying that may be served on such date not beyond 30 days। ये 30 दिन का टाइम मिलता है सर्विस का, फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। दिस इज व्हाट, ये जो है, ये भी जो अमेंडमेंट है 99 के अमेंडमेंट से, 99 अमेंडमेंट से, ये सर्विस का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ सर्विस बोल सकते हैं इसको आप, पीरियड ऑफ सर्विस।
नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। कहां से क्वेश्चन आएंगे? पहली बात, क्वेश्चन जो अधिशा ने क्वेश्चन पूछा कि ये जो 30 डेज है किस लिए है? संबंध की सर्विस के लिए है या डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए है? डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए हमें अगले स्टेप पे आना पड़ेगा। अभी हमारा स्टेप कौन सा है? ये थर्ड स्टेप है। ये दिस इज थर्ड स्टेप। 27 ने क्या कहा कि विद इन 30 डेज मींस मैक्सिमम 30 डेज, आप मैक्सिमम 30 डेज लेंगे आप सर्विस ऑफ संबंध पे। इस पे खास बात क्या है? दिस वॉज एडेड बाय द 99 अमेंडमेंट। क्यों करा गया? देखिए 99 के जो अमेंडमेंट आए हैं विच वॉज गिवन इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2002। 2002 से जो इफेक्टिव हुआ है वो किस लिए हुआ था? क्योंकि पहले सिविल केसेस में बहुत टाइम लगता था, मतलब अननेसेसरी का डिले होता था। अब इन्होंने टाइम लाइन फिक्स कर दिया है। तो जहां जहां से टाइम के प्रोविजंस आ रहे हैं वो ध्यान रखना कि यू कैन बी आस्क्ड ए क्वेश्चन कि बाय विच अमेंडमेंट। जनरली इन एवरी केस दिस इज द अमेंडमेंट ऑफ 1999 एंड इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हुआ नाउ द सम्मन्स हैव बीन सर्व्ड विद इन दैट डेडलाइन। देन कम्स नाउ defendant has come to know about this, therefore come to the next. This is fourth step. Go to the order 8, see your bracket, order 8, fourth order 8 rule 1. The defendant shall within 30 days present a WS written statement। लेकिन 30 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। तो अब मेरे ख्याल से आप ये सीक्वेंस समझ गए होंगे, ये है ना, डेट ऑफ सर्विस से। तो जिस डेट, पहले डेट कौन सा है? डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से विद इन 30 डेज आपने संबंध की सर्विस करानी है। जिस दिन डेट ऑफ सर्विस हो जाएगी उस डेट से विद इन 30 डेज आपको किसको टाइम मिल रहा है? डिफेंडेंट शैल फाइल दी रिटन स्टेटमेंट। ये बात कहां कही गई है? ऑर्डर 8 रूल 1 में कही गई है। अब इससे आगे आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। इससे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, प्रोविजो पर आ जाइए। फोर्थ का ही पार्ट है, फोर्थ पॉइंट का ही पार्ट है ये। ऑर्डर 8 रूल 1 प्रोविजो क्या कहता है ये? 90 डेज लिमिटेशन। 90 डेज की लिमिटेशन मिल गई आपको, ये है ना, कि अगर डिफेंडेंट, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द WS विद इन 30 डेज एज स्टिपुलेटेड, देन इन सर्कमस्टेंसेस इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट कोर्ट कैन ग्रांट हिम 90 डेज। 90 डेज में आपको एज ए WS टाइम मिल सकता है। इट इज, ये कहां से मिला आपको? ऑर्डर 8 रूल 1 प्रोविजो से मिला। अब भी आप नहीं कर पाएंगे तो 5th पॉइंट पर आ जाइए। अब देन प्लीज गो टू, आई बिलीव, सेक्शन 148। रीड द लैंग्वेज। 148 एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। इसमें देखो मिल सकता है कि 148 where any period is fixed or granted by the court for doing any act prescribed or allowed by this court, the court may in its discretion from time to time enlarge such period not exceeding 30 days in total। तो यहां पर 30 डेज ग्रेस पीरियड यहां पर मिल सकता है आपको। तो यहां पर ये सीक्वेंसिंग है एंड इस सीक्वेंसिंग में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 148 में जहां पर कहां पर इंप्लीमेंट होगा? जहां पर ऑलरेडी पहले से एक टाइम फिक्स था, जैसे 30 डेज 90 डेज कोर्ट ने टाइम दे दिया कि ओके वेल इन गो यू फाइल द WS विद इन सच टाइम। नाउ दैट टाइम हैज आल्सो गॉन, देन दिस इज द एनलार्जमेंट ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 148 अगेन
लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। हाउ मेनी डेज कैन बी गिवन बाय द कोड? 148। अब मान लीजिए इसका भी सरपास हो जाए आपका, बिल्कुल ही पहाड़ आ गया, कोरोना आ गया, है ना, और कुछ भी हो जाए ऐसा, तब क्या होगा? तब आपके पास एक ब्रह्मास्त्र कोर्ट के पास सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो दिस इज द टाइम लाइन। तो आपको इंस्टीट्यूशन से मैंने सारा सीक्वेंस समझा दिया। सेक्शन 27 के बाद में किस किस तरीके से आपको पहले विद इन 7 days आपको you will have to file the copies of the plaint along with the summon service fees. Then within 30 days from the date of institution, summons shall be served. Then from the date of service, within 30 days, defendant should file the WS. That time can be enlarged up to 90 days under order 8 rule 1 proviso, and in that case again you need time, then you can proceed under section 148, and then you also get the opportunity thereafter under 151. So basically these are the provisions which I have dealt with you. This is 27 जो प्रोविजन अभी तक पढ़े आपने, 27 पढ़ा आपने पढ़ा ऑर्डर 7 रूल 9 पढ़ा आपने, ठीक। आपने पढ़ा ऑर्डर 8 रूल 1 पढ़ा आपने, 148 पढ़ा आपने, और फिर 151 का मैंने रेफरेंस दिया आपको, ठीक है। कर लेंगे आप लोग अभी, आई बिलीव कि अब आपको कर लेना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं टिक करा देता हूं 1 मिनट के अंदर बस। 39, 42 का 2 ABC, ये घर से कल पढ़ लेना अपने आप के लिए। और इसके बाद में 46 प्रिसेप्ट, इसके बाद में है 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, इतना कर लीजिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।